आज सबसे पहले बात आजमगढ़ के उपचुनाव की, जिसे जीतने के लिए जहां भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो सपा ने भी अपने गठबंधन की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। क्योंकि कहने के लिए आजमगढ़ एक सीट है, लेकिन जानकारों के लिए ये 24 का लिटमस टेस्ट है, जिसे जीतने के लिए जमकर जोर आजमाइश हो रही है। आजमगढ़ में गठबंधन का डेरा, मजबूत होगा सपा का लाल घेरा। जयंत चौधरी ने भरी हुंकार, धर्मेंद्र यादव की ललकार। उपचुनाव की लड़ाई जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी गोलबंदी तेज होती जा रही है। भाजपा की नजर समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले आजमगढ़ पर है, जिसे फतेह करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। तो वहीं सपा ने अपने साथी दलों को मैदान में उतार दिया है। अब तक सिर्फ ओम प्रकाश राजभर प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब जयंत चौधरी भी मैदान में उतर आए हैं। हमारी पार्टी सभी जनपदों में प्रशासन से वार्ता करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, विरोध दर्ज करेगी, ज्ञापन देगी। 28 तारीख से शामली से मैंने अपने युवा पंचायत के कार्यक्रम ट्विटर पे घोषित कर दिए, आप जाके देख सकते हैं। 11 युवा पंचायत मैं 16 जुलाई तक करूँगा। निगरानी रहेगी कार्यकर्ताओं की, स्टोर रूम तक, बूथ से स्टोर रूम तक ले जाने में, स्टोर रूम तक में भी बाहर तैनाती रहेगी। आजमगढ़ के जरिए सपा एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। जहां एक तरफ वो अपनी जीत की रणनीति बना रही, तो दूसरी तरफ वो अपने गठबंधन से मजबूती का संदेश भी दे रही। दरअसल जब से केशव देव मौर्य ने सपा से नाता तोड़ा, तब से समाजवादी खेमे में खलबली मच गई। लेकिन आजमगढ़ के रण में अपने साथी दलों को उतारकर अखिलेश ने हर सवाल का जवाब दे दिया। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के उपचुनाव में इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आजमगढ़ में मौजूद हैं और वे कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम से लेकर राम गोपाल यादव तक आजमगढ़ में कैंप किए हुए हैं। उधर भाजपा भी कुछ सपा के पैटर्न पर ही काम कर रही, जिसने आजमगढ़ को जीतने के लिए अपने मंत्रियों के साथ साथ साथी दलों को भी मैदान में उतार दिया है। अब मैं तो बधाई दूंगा मोदी जी, योगी जी को। उन्होंने जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उन्होंने एक सेना दी, निषाद राज ने बदले में, और श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। 2022 के चुनाव को देखेंगे तो मैंने ऐसी सीटें जीती हैं जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकती। देखिए, अगर कोई मुंगेरी लाल का सपना देखे तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जो लोगों का रुझान आ रहा है उससे हम इस बात को कह सकते हैं। वहीं जानकार आजमगढ़ को 24 का लिटमस टेस्ट बता रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने यूपी में इस बार 75 पार का नारा दिया है। उधर सपा की कोशिश अपने 2004 के प्रदर्शन को दोहराने की है, और इसके लिए आजमगढ़ सबसे अहम सीढ़ी है। आजमगढ़ से खुर्रम नुमानी, एबीपी गंगा। अब विश्लेषण में बात उस खबर के साथ जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि सरकार ने युवाओं को सेना में नौकरी के लिए एक योजना शुरू की। नाम है अग्निपथ। अब इस योजना के विरोध में छात्र सड़कों पर हैं। विरोध की आग इतनी भयानक है कि शहर के शहर लथपथ हो गए, और अब प्रदर्शनकारियों के गुट ने भारत बंद का ऐलान किया। मतलब अब तक जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, बाकी बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। शहर शहर लथपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये कैसा दृश्य है, जला रहा मनुष्य है। कहीं ट्रेन में आग, कहीं बस हो गई राख। ये अग्नि कैसे होगी शांत? सरकार ने देश के नौजवानों को अग्निवीर बनाने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी, लेकिन देश के नौजवान इतने गुस्सा गए
कि अपने गुस्से की अग्नि से शहरों को अग्निकुंड बना दिया। कहीं ट्रेन जल रही है तो कहीं बस जल रही है, कहीं सड़क पर आग लगी है तो कहीं चौकी और थानों के सिर्फ अवशेष बचे हैं। प्रदर्शन की ज्वाला इतनी तेज है कि उसकी लपटों से आसमान तो काला हो ही रहा। अब समझ नहीं आ रहा कि इस अग्निपथ से लथपथ हुए शहरों का सूरत हाल ठीक करें तो कैसे करें। प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील तो कर रहा, लेकिन प्रदर्शन की क्रांति को देख लगता नहीं ये आग इतनी जल्दी बुझेगी। अधिकारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं, उनको ये बातें समझाई जा रही हैं कि ये जो नई स्कीम आई है वो सबके हित में है और इस स्कीम में नौकरी पाने के बाद से उनका अन्य जगहों पे नौकरी किए जाने के संबंध में कोई अहित नहीं होगा, वो अवसर उनके पास वर्तमान है। बिहार के समस्तीपुर से शुरू हुई प्रदर्शन की आग यूपी के कई शहरों में फैल गई। प्रदर्शन करने वाले छात्र सबसे ज्यादा ट्रेन और बसों को निशाना बना रहे हैं। आग में धू धू कर जलती ये जीप अलीगढ़ के टप्पल थाने के जट्टानी चौकी की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले जीप में आग लगाई और फिर पूरी चौकी को आग के हवाले कर दिया। मथुरा में गुस्साए युवकों ने मथुरा भरतपुर रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निपथ की आग यूपी के गोरखपुर तक पहुंच गई। गोरखपुर के पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर विरोध कर रहे उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और जब इससे भी मन नहीं भरा तो रोडवेज की बसों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस, पीएससी के जवानों और रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा, जिसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने 34 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जिससे यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई। अभी वही हम 4:10 की ट्रेन थी, अभी तक कोई निश्चित नहीं है कब जाएगी। 1:10 पे बता रहे, 7 नंबर से बता रहे, अब जा रहे हैं, देखिए क्या स्थिति है। देखिए अभी यहाँ पे आए हैं स्टेशन पे तो कुछ स्टेटस क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये बता रहे हैं कि कोई अपडेशन नहीं है। ऐसे में कितनी दिक्कतें हुई? दिक्कतें ये हो रही हैं कि अभी हम ये नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि हम स्टेशन पे कितने घंटे तक और वेट कर सकते हैं। कानपुर देहात में छात्रों ने लालपुर रेलवे ट्रैक को घेर लिया। एडीजी जोन भानु भास्कर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कि जो अग्निवीर निकलेंगे 4 साल बाद, उनको यहाँ पे असम राइफल सीएपीएफ में आपको आरक्षण दिया जाएगा। जब सीएपीएफ असम राइफल में जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो भी तो कहेंगे कि हम भी तो विरोध करेंगे। ज्वाइनिंग आनी थी, बताइए ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी हमारी गलती क्या है? चुनाव में भी ऐसा करें। क्या चाहिए? छात्रों का प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिला, जहां छात्रों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया। तो आगरा की तरफ से भी नोएडा एक्सप्रेसवे के टोल को घेर लिया गया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। और इसके बाद दूसरे प्रदर्शनकारियों ने आगरा ग्वालियर हाईवे को जाम कर दिया। मतलब हर तरफ से आगरा की घेराबंदी हो गई। तो इन उपद्रवियों को खेतों में खदेड़ दिया जाता है, उसके बाद वो रेलवे लाइन के पास पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे पुलिस बल और आगे आगे तमाम जो आक्रोशित युवा। अब जो आक्रोशित युवा हैं वो पूरी तरह से शांत हैं और कई सारे युवाओं को वीडियोग्राफी के जरिए चिन्हित किया गया है। पुलिस का कहना है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेंगे उनसे सख्ती से पेश आया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं फिरोजाबाद में प्रदर्शनकारियों ने टूंडला टोल टैक्स के पास NH2 को घेर लिया। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पुतला फूंककर विरोध जताया गया। शहर बदल रहे थे लेकिन नहीं बदल रही थी तो हिंसा की तस्वीर। हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ पीएससी की तैनाती की गई है। स्टेशन परिसर के बाहर जो आरएएफ के जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम स्टेशन की बात करें तो यहाँ आपको मुसाफिर कम नजर आ रहे होंगे, सुरक्षा कर्मी ज़्यादा नजर आ रहे होंगे। प्रयागराज के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सबकी यही हाल है। लेकिन बरेली में पुलिस के लिए शुक्रवार का दिन वाकई इसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी, क्योंकि एक तरफ अग्निपथ का प्रदर्शन था तो दूसरी तरफ जुमे की नमाज के बाद अनहोनी का डर।
जो इस्लामिया ग्राउंड है इसको यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस और RAF यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अगर भीड़ यहाँ पर आना चाहे, कोई आंदोलन करने आना चाहे तो उसको किसी भी कीमत पर आने नहीं दिया जाएगा। तो चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। और अब सवाल बड़ा है कि अग्निपथ की आग कैसे बुझेगी, क्योंकि जिस बिहार से प्रदर्शन की आग शुरू हुई थी वहां से भारत बंद का ऐलान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब सबकी निगाहें भारत बंद पर टिकी हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हिंसा भड़क रही है उसके पीछे की स्क्रिप्ट राइटर कौन है, कौन लिख रहा है स्क्रिप्ट? क्योंकि जो आग बिहार से शुरू हुई थी वह पूरे देश में फैल चुकी है। लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है जिसकी भरपाई करना असंभव है, क्योंकि कहीं ट्रेन को आग के हवाले कर दिया तो कहीं बस में आग लगा दी, और इससे भी बात नहीं बनी तो थाने और चौकियों में भी आग लगा दी। अब सवाल बड़ा है कि आग कैसे बुझेगी, क्योंकि सरकार अग्निपथ से अग्निवीर बनाने चली थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन की आग ने शहरों को अग्निकुंड बना दिया है। अग्निपथ को अग्निकुंड बनाने का स्क्रिप्ट राइटर कौन? हिंसक प्रदर्शन पर मौत, करोड़ों का नुकसान, जनता परेशान, कब खत्म होगा घमासान? प्रदर्शन तब तक प्रदर्शन होता है जब तक शांति से होता है। लेकिन अग्निपथ के विरोध में हो रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया है, जिसकी आग न सिर्फ यूपी, बिहार बल्कि देश के कई राज्यों में फैल चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान देश के सबसे बड़े राज्य को हुआ, क्योंकि कहीं प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को आग लगा दी तो कहीं बस को जला दिया। मतलब प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो लगा उसे खत्म कर दिया। देखते जाइए और हिसाब लगाते जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवे को हुआ, जिसके एक कोच की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा होती है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कितने कोच में आग लगाई इसका कोई हिसाब नहीं। बस में आग, सड़क पर आग, गली में आग, मोहल्लों में आग, हर तरफ आग ही आग। सरकार ने अग्निवीर तैयार करने की बात कही थी, लेकिन अब शहर शहर में अग्निकुंड तैयार हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस हिंसक प्रदर्शन का स्क्रिप्ट राइटर कौन है, क्योंकि बिना किसी निर्माता निर्देशक के इतना बड़ा एक्शन होना असंभव है। दरअसल प्रदर्शन भले ही छात्र कर रहे हों, लेकिन नुकसान आम जनता का हो रहा। कहीं कोई ट्रेन में फंसा है तो कोई जाम में। हिसाब लगाइए, सारा गणित फेल हो जाएगा। भर्ती होने के बाद फिर युवा आगे क्या करेंगे, इसी को लेकर के देश भर के कई सारे राज्यों में अब विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भी कई सारे जिलों में आज विरोध के स्वर काफी तेज देखे गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार तमाम तरीके से युवाओं को समझाने का प्रयास कर रही है। आज अगर बात करें तो सेना प्रमुख मनोज पांडे, इसके अलावा वायुसेना प्रमुख VR चौधरी और इसके अलावा रेल मंत्री ने भी तमाम सारे युवाओं से आह्वान किया है कि वो इस तरीके के तमाम सारे झगड़ों फसाद में न फंसें और अग्निपथ योजना को समझे और उसके बाद ही इसका विरोध करें। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हिंसा सोची समझी रणनीति है, क्योंकि पहले जुमे वाली हिंसा और अब अग्निपथ वाली आग। वहीं एक सवाल राजनीति का भी है, क्योंकि विपक्ष पहले दिन से अग्निपथ योजना को लेकर मोर्चा खोले हुए है। आपने पहले तो बेरोजगार बना दिया, LIC आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट आप बेच रहे हो, सरकारी कंपनियां आप बेच रहे हो। जब सरकारी सब बिक जाएगी तो तुम आउटसोर्स पे कर दोगे। मुझे तो ये पता है कि अस्पताल भी आउटसोर्स पे चल रहा है। उधर सत्ता पक्ष हिंसा के पीछे विपक्ष का हाथ बता रहा, लेकिन इस मसले को कैसे डील किया जाए ये ठीक से उसे भी समझ नहीं आ रहा। क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल नहीं करना चाहिए। मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया करके इस पर प्रदर्शन और वो धरना ना करना चाहिए, ना करें।
अगर उनकी बात कोई समझ में नहीं आती तो वार्ता करें। मंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, चूंकि कोविड के काल में 2 वर्षों तक नियुक्तियां नहीं हो पाई थी, इसलिए उसकी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्री जी ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो इस योजना को पूरी तरीके से पढ़ लें और उसके बाद किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करें तो बेहतर रहेगा। सेना को अधिक आधुनिक, अधिक युवा, अधिक सुसज्जित बनाने के लिए और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया। देखिए, विरोधियों को जो पत्थर चलवा रहे थे वही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के हमारे समाज से, हमारे कुल बिहार के लइका बड़न, कुल उत्तर प्रदेश के लइका बड़न, उन लोगों से हाथ जोड़ के निहोरा करें। एक समझ ला, ई बहुत बढ़िया मौका बाटे कि ई आपन 23 साल तक बढ़ा देना, एकरा के काम करके कुछ पैसाओ कमाला, शरीर से फिट भी हो जाइबा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंसा का अग्निकुंड कैसे शांत होगा, क्योंकि जितनी देर होगी ये आग उतनी ही विकराल होगी। वहीं सवाल देश की इकोनॉमी का भी है, जिसको लेकर कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन अग्निपथ पर हो रहे प्रदर्शन को देख वो भी नाउम्मीदी में बदलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण में बात 2 शुक्रवार हिंसा के नाम, तीसरे पर शांति के पैगाम की, क्योंकि जुमे की नमाज पर जो हिंसा 3 जून और 10 जून को हुई, उसके बाद प्रशासन ने तीसरे जुमे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कहीं ड्रोन का पहरा था तो कहीं पैरामिलिट्री फोर्स थी, तो कहीं सीसीटीवी का घेरा था, लेकिन इस बार कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं आई और जो तस्वीर आई वो शांति का पैगाम दे गई। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या पत्थरबाजी पर पूर्ण विराम लग गया है या फिर ये नजर का धोखा है। सात दिन में बदल गई फिजा। 10 जून को हुई थी हिंसा। पिछले 2 शुक्रवार की हिंसा के बाद सबकी निगाहें तीसरे जुमे की नमाज पर टिकी थी, क्योंकि जो चैप्टर 3 जून को कानपुर में शुरू हुआ वो 7 दिन बाद यानी 10 जून को और ज्यादा खतरनाक हो गया था। क्योंकि पहले शुक्रवार को सिर्फ कानपुर में हिंसा हुई थी, लेकिन दूसरे शुक्रवार को यूपी के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में हिंसा की आग भड़क उठी थी। सबसे ज्यादा तांडव संगम नगरी प्रयागराज में दिखा, जहां आंसू गैस के गोले, आसमान से बरसते शोले और पत्थर से लेकर पेट्रोल बम तक न जाने क्या क्या बरसा था। ऐसे में डर था कि तीसरे शुक्रवार को यानी तीसरे जुमे को क्या होगा, क्योंकि प्रशासन ने हर अनहोनी से निपटने की तैयारी कर ली थी। आसमान से ड्रोन का पहरा लगा दिया था, सड़कों पर पुलिस की गश्त थी, चौराहों पर अर्धसैनिक बल और सीसीटीवी फुटेज से हर घटते पल की निगरानी रखी जा रही थी, जिसका असर ये हुआ कि 7 दिन पहले जो पत्थर शूल बनकर गिर रहे थे वो फूल बन गए। राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर प्रशासन ने नमाजियों का स्वागत गुलाब का फूल देकर किया, तो उनके चेहरे खिल उठे और बिना किसी हिंसा के जुमे की नमाज अता की गई। पुलिस कमिश्नरेट के सारे अधिकारी मौजूद हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, नागरिक सुरक्षा की टीम मौजूद है, जो शांति समितियां हैं उनके लोग यहां पर मौजूद हैं और सभी की कोशिश ये है कि जो पिछले 2 जुमा के दौरान जो तनाव रहा है, कानपुर से शुरू होकर प्रयागराज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में तनाव के हालात देखने को मिले, हिंसा देखने को मिली, उपद्रव देखने को मिला, पत्थरबाजी देखने को मिली। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। पिछली बार जब हिंसा हुई तो सबसे ज्यादा जख्म प्रयागराज के हिस्से आए थे, इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षा का घेरा प्रयागराज में ही था, जहां हिंसाग्रस्त और संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। जुमे की नमाज शुरू होने से लेकर खत्म होने तक एकदम शांति बनी रही। उसके बाद से इस बार जुमा के दिन
कई गुना यानी कि 15 से 16 गुना पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री बल लगाया गया। सभी मस्जिदों के मुतवल्लियों से, इमाम से वार्ता की गई, संवाद किया गया। इन सब के अलावा भी कई गुना फोर्स इसलिए लगाई गई थी कि कुछ शरारती तत्व गड़बड़ी फैला सकते हैं, उसे बचने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। सभी सुसज्जित थे, ब्रीफिंग हुई थी। आगरा में नमाज शुरू होने से लेकर नमाज खत्म होने तक ड्रोन से निगरानी होती रही। शाही जामा मस्जिद से लेकर शहर भर की मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, आज यहाँ पर आप सब लोगों ने देखा कि जुम्मे की नमाज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है और सब लोग अपने अमन चैन से अपने घर को जा रहे हैं। और हमें यही संदेश देना था कि जो चंद खुरापाती लोग हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, बेमनस्ता फैलाना चाहते हैं, उनके बहकावे में कोई ना आए और अपना शांति के साथ अपनी नमाज अदा करें, घर जाएं। पिछली बार जब हिंसा हुई थी तब शहर के शहर हिंसा की आग में जल उठे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां जहां नमाज हुई, शांतिपूर्ण माहौल बना रहा। मेरी न सिर्फ मुसलमान भाइयों बल्कि सारी जनता से बड़े अदब से गुजारिश है कि कल जुमे के दिन बाज़ार खुला रखें और जुमे की नमाज अदा करने के बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस जाएं। लेकिन जुमे की नमाज पर पत्थरबाजी पर रोक लगाना प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी, क्योंकि इस बार अगर कुछ होता तो सच में अनर्थ हो जाता। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में पत्थरबाजी पर पूर्ण विराम लग गया है या फिर ये नजर का धोखा है, क्योंकि नमाज भले ही शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई, लेकिन प्रशासन ने अभी कोई ढील नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।